चलो जी, कर रहे हैं क्लास स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये अकाउंट्स का चैप्टर है, क्या ये लॉ का चैप्टर है? अभी तक मैंने किसी भी सब चैप्टर में आपको बोला नहीं था कि कोई चैप्टर अकाउंट्स का है या लॉ का है। लॉ का मतलब क्या होता है? रूल्स रेगुलेशंस। आप इतना बस समझ सकते हो। जैसे जीएसटी का एक चैप्टर होता है +1 में, तो वो एक लॉ का चैप्टर होता है जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। ऐसे ही एनपीओ चैप्टर, शॉर्ट फॉर्म क्या है? एनपीओ, या कुछ लोग इसको एनजीओ भी बोल देते हैं। लिख लो पहले तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, एनपीओ या फिर एनजीओ। कॉपी पे चैप्टर का नेम लिख लो, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बस यही लिख लेना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कॉपी पे। कम से कम ये चैप्टर आपका 11-12 दिन लेके जाने वाला है, ठीक है। एग्जाम में एग्जैक्ट ये 10 मार्क्स का है ही है, 10 मार्क्स का। सीबीएसई ने इसकी वेटेज ही बता दी। बाकी सारी तुम्हारी वेटेज रेंज रहती है ना, 6 से 10 नंबर, 8 से 12 नंबर। इसका फिक्स है 10 नंबर का, लेकिन विद चॉइस आप इसको कह सकते हो 10 to 14 मार्क्स। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन वो चॉइस वाले नहीं आते, कोई 3 नंबर में चॉइस आ जाती है, कोई 5 नंबर में। तो अगर मैं पूरे चॉइसेस के साथ बोलूँ तो 10 से 12 या 13 नंबर, 10 से 14 नंबर का आ सकता है विद चॉइस। लेकिन यानी कि इसमें से 10 मार्क्स का तो वो है जो आपको कंपलसरी आना ही आना है। तो अगर आप ये चैप्टर करके जाते हो तो देख लो 80 में से, प्राची, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करके जाते हो तो आपका 80 में से 10 मार्क्स तो कवर हो गए। तो हमारी रेशियो के हिसाब से ये 1/8 चैप्टर हो गया सिलेबस का, 1/8 सिलेबस। समझ गए ना? अगर 80 नंबर में से 10 नंबर का यही आना है, 10 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो 1/8 सिलेबस तो यही चैप्टर ही हो गया सिर्फ। एडमिशन का चैप्टर कर ले, रिमेनिंग कितना रह गया? 1 - 1/8, 7/8, यानी कि बाकी रह गया 70%। 70% नहीं होगा क्योंकि डिवाइड 80 से नहीं है। चलो जी, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका ना, एनपीओ या एनजीओ चैप्टर क्या है? अकाउंट्स प्लस लॉ, अकाउंट्स प्लस लॉ मिक्स है ये। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस चैप्टर में ना आपके पास कुछ थ्रेटिकल रूल्स रेगुलेशंस भी आएंगे, कुछ थ्रेटिकल रूल्स रेगुलेशन भी आएंगे, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। बस अब बोलना नहीं, ठीक है। लॉ को बीच में क्यों लेके आ रहा हूं मैं यहाँ पे? लॉ को बीच में इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये जो आपकी एंटिटीज हैं, प्राची बात करनी है, कर लो जल्दी से, श्योर है? तो अब इस चैप्टर में है क्या, देखो एनपीओस क्या है। वैसे जितनी भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जितने भी अपन ने चैप्टर्स किए थे, वो सारी की सारी अकाउंटिंग हम पता है किसकी कर रहे थे? बिजनेस की, ठीक है। बिजनेस में क्या क्या चीजें बनती होती हैं? जर्नल बनता था, लेजर भी बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं फिर तो ठीक है। बिजनेस में क्या क्या आ सकते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप आ सकती है, जो आप +1 में कर चुके हो। +2 में आप पार्टनरशिप फर्म भी कर चुके हो, ठीक है। ये चैप्टर हम लेट कर रहे हैं, कंपनीज भी कर चुके हो। तो 3 बिजनेस की फॉर्म्स की अकाउंटिंग तो आप कर चुके हो। +1 में सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कर चुके हो, +2 में आप पार्टनरशिप फर्म का भी सीख चुके हो कि पार्टनरशिप फर्म में कोई एडमिशन हो रही हो, रिटायरमेंट हो रही हो, नई बैलेंस शीट कैसे बनती है, जर्नल रिजर्व बच गए उसका क्या करते थे, डिसोल्यूशन कैसे करते हो। कंपनीज की भी आप बैलेंस शीट सीख चुके हो। इतना तो अब आपको याद होगा, अगर फॉर्मेट याद नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट इज डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की बैलेंस शीट। पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में तो हमने सीधा टी शेप बनाया, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। जबकि कंपनी की बैलेंस शीट में याद है ना, सीरियल वाइज ही चीजें आती थी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें आप मतलब शिफ्टिंग भी नहीं कर सकते मेजर हेड या सब हेड की। तो यानी कि आपने पार्टनरशिप फर्म और कंपनी की अकाउंटिंग भी कुछ ना कुछ सीख चुके हो। अब हमारे पास ये फोर्थ फॉर्म है बिजनेस की, मतलब बिजनेस की नहीं है वैसे, फोर्थ ये फॉर्म है एनपीओ। ये भी काम करता है, ये भी बिजनेस की, मतलब कुछ ना कुछ गुड्स की सेल परचेज वगैरह करते हैं, तो इनकी भी अकाउंटिंग होगी। हर उस बिजनेस एंटिटी की एंट्रीज होती हैं या ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी वो डेली रूटीन में ट्रांजैक्शंस करते हैं। एनपीओ क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आप देखो एक बार,
जैसे कि अगर आप कह सकते हो मंदिर गुरुद्वारे, मंदिर गुरुद्वारे हो सकते हैं, ठीक है, एनपीओज में। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन नहीं, चलो एक वो रेड क्रॉस सोसाइटी सुना हुआ है? रेड क्रॉस सोसाइटी सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ? नहीं नहीं नहीं, जो ये अनाथ बच्चों के लिए होते हैं, ऑर्फनेज वगैरह के लिए, ओल्ड एज होम हो गया। एक और, हाँ एसओएस, ये इसी में ही आता था, रेड क्रॉस सोसाइटी यानी कि यही एसओएस वगैरह। ठीक है, एक और मैं आपको सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ, तब आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। हमारा रोटरी क्लब या लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब या लायंस क्लब, कोई नाम तो सुना ही होगा दोनों में से। रोटरी क्लब वहाँ पे है, रोटरी क्लब कहाँ पे है अपना, निरंकारी भवन के पास, और लायंस क्लब वो पीछे जाके। हाँ जी, हाँ मतलब समझ गए ना, उधर पीछे जाके है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें ना एनपीओज हैं। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि रोटरी क्लब या लायंस क्लब में जाके चल कोई सामान खरीदने जाएं, है ना। बोलना मत, रिकॉर्डिंग हो रही है। हेलो, हाँ जी हाँ जी, आपने एक नंबर लिख लो उनको ही। हाँ जी, कहाँ पे थे लास्ट, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, रोटरी क्लब में या लायंस क्लब में हम कभी ये तो नहीं होता सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ना रोटरी क्लब की या किसी भी क्लब की मेंबरशिप लेते हो ना, तो आपको ना मंथली या एनुअल फीस भरनी पड़ती है। सबसे पहले एंट्रेंस फीस भरनी पड़ती है, जैसे स्कूल की एडमिशन फीस होती है, ठीक है, फिर आपको मंथली फीस भरनी पड़ती है। स्कूल्स भी किस में आते हैं, एनपीओज में आते हैं। ओल्ड एज होम्स लिख दिया था, ओल्ड एज होम्स। तो ये लोग करते क्या हैं, इनके पास भी ट्रांजैक्शन बहुत होती हैं। अगर आप स्कूल की बात करें तो स्कूल के कितने मेंबर्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स 1500 2000 होते ही हैं हर स्कूल में। अगर एक अच्छा स्कूल हो ना, बढ़िया स्कूल, तो 1500 2000 500 से ऊपर तो होता ही है ना। तो 500 बच्चों से फीस आ रही है, यानी कि ट्रांजैक्शन हो रही है। और स्कूल में कई वर्कर भी काम कर रहे हैं, टीचर्स भी, उनको पैसे भी देने हैं, बस वालों को भी देने हैं, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस के भी खर्चे देने हैं। हेलो, एक मिनट लिख लो, एक और नंबर दे रहे हैं। मतलब कारण, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ?
बाकी तो बच्चे खा भी नहीं करते हैं। अच्छा ही है बच्चे हैं ज्यादा भी कम थे बच्चे। आज इजी आया था उसका पेपर। कोई ना, हमने 2 दिन पढ़ा नहीं था, पूछेगा आप तो +1 के लिए सारे बच्चे आए, पूरी क्लास ही रुकी हुई थी। वो पेपर है कोई सामने निकला, क्लास से लग रही लगने लग गया क्लास नीचे जाना पापा ने भी जाना है क्लास बोल 18 से मैंने भी नीचे क्या बात तो हफ्ता हो जाएगा बच्चा नाम तो भी लगने लग गया लग गया अच्छी डॉक्टर चलो जी, सॉरी, अब डिस्टर्ब नहीं होगी क्लास। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हर क्लब के या स्कूल के, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले एनजीओ के या एनपीओ, इनके अपने क्या होता है कि फीसिस वगैरह भी आती रहती हैं, कुछ ना कुछ पैसे आते भी रहते हैं, पैसे जाते भी रहते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस के या फिर स्पोर्ट्स के, या मतलब जैसे टेनिस कोर्ट बना लिया, बैडमिंटन कोर्ट बना लिया, तो कई तरह से पैसे आते हैं और जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट स्कूल आएंगे तो दोनों आएंगे। हाँ जी, इसमें गवर्नमेंट स्कूल आएंगे तो दोनों आएंगे। दोनों दोनों आ सकते हैं, दोनों प्राइवेट तो प्रॉफिट तो मैं नहीं 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 नहीं, वो आपको लग रहा है ना, बात तो वही आ रही है, मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ असली में क्या हो रहा है और किताबों में क्या हो रहा है। किताबों में हमें क्या होता है कि रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। सबसे पहले मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ, तो मेरे पास ना बिजनेस खोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले या तो मैं सोल प्रोप्राइटर के तौर पे शॉप खोल सकता हूँ, ठीक है, या मैं पार्टनरशिप फर्म जो आप सीख चुके हो, या मैं कंपनी खोल सकता हूँ। लेकिन ना कई कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं, कई सर्विसेज ऐसे होती हैं, तो मैं ये डायरेक्ट नहीं खोल सकता। मैं ओल्ड एज होम खोलना चाहता हूँ। अब मैं, आप लोगों ने कभी ये सुना है अनाथ आश्रम या ओल्ड एज होम की कंपनी खुल रही है? उसके लिए जो भी काम आपके सोशल या सोसाइटी के लिए हैं, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए हैं, तो उनके लिए ना आपको एनपीओ खोलनी पड़ती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जिसका मतलब ये होता है कि आप ना काम सोशल एक्टिविटीज के लिए कर रहे हो। स्कूल है, स्कूल का अगर आप बेसिक एम देखें, एक बार के लिए रियलिटी छोड़ दो, स्कूल दे तो शिक्षा रहा है ना, जैसे मर्जी, महंगी सस्ती नहीं देखनी अभी, स्कूल हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। ये तो अभी पिछले 20-25 सालों से प्राइवेटाइजेशन हुई है। जब हमारे पेरेंट्स वगैरह पढ़ते थे तब सिर्फ सरकारी स्कूल होते थे, और उनकी फीस होती थी 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। अपने पेरेंट्स से पूछना फीस कितनी होती थी, आपको पता चल जाएगा, 10, 5, 10 रुपये, 15 रुपये। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल होते थे। ऐसे प्राइवेटाइजेशन आई, तो धीरे धीरे जितनी चीजों में प्राइवेटाइजेशन आएगी उसके पैसे बढ़ते चले जाएंगे। अब किसान आंदोलन पे बैठे हैं पिछले 2 महीनों से। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल के बाद ना जो ये अपनी फसलें हैं या जो भी अपना ये फूड है ना, ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। आज हमें जितने भी कर लो, अगर आप प्याज की बात करते हैं, 20-30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो होते होंगे। साल में कभी 1-2 बार प्राइजेस बढ़ते हैं, जब भूकंप मच जाता है, कितने ट्रोल्स बनते हैं ना कि प्याज 100 रुपए किलो हो गए, 150 रुपए किलो या 80 रुपए किलो। लेकिन पूरा साल तो नहीं रहते ना, वो एक 15-20 दिन का पीरियड आता है। लेकिन आज अगर ये वाले कृषि बिल जो चल रहे हैं, फार्मर बिल, अगर वो पास हो गए, पहले 8-10 साल नहीं कुछ पता चलेगा, उसके बाद यही चीज हो जाएगी। जो प्याज आपको आज 20-30 रुपए किलो मिलता है, वो 200-250 रुपए से स्टार्ट होगा, एंड यू हैव टू बाई इट। ये मेन इशू है, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। वरना किसान, मतलब ये तो नहीं है ना सारे किसान अनपढ़ हैं, उनके साथ भी सारे लोग खड़े हैं, कितना पूरा देश खड़ा है। क्यों? क्योंकि 10-15 साल के बाद यही होता है। सेम यही हुआ जब आज से 25-30 साल पहले स्कूल्स को प्राइवेटाइज किया गया, और आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। अभी तो हमारा स्कूल मुफ्त स्कूल है ना, कि फीस कितनी है क्या है। ठीक है, आप जाओ, चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, डीपीएस का नाम सुना हुआ है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनकी फीस पूछो एक बार कितनी है, ठीक है, और उनकी एडमिशन पूछो कितनी है। अब मेरे पास तो चंडीगढ़ वाले ऑनलाइन बैचेस हैं ना, मेरे को पता है उनकी फीसिस कितनी है। तो ये सारा इशू क्या होता है, तभी मैं कह रहा हूँ रियलिटी को अपन अभी के लिए साइड पे रखेंगे, अभी हम सिर्फ बुकिश बात करेंगे। तो अगर आपको कुछ सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है या आपस में मेंबर के लिए काम करना है, तो आपको एनपीओ के तौर पे बिजनेस खोलना पड़ता है या सर्विसेज खोलनी पड़ती है, ना कि हॉस्पिटल्स भी एनपीओ ही होते हैं। ये जो मैंने आपको चीजें लिखवाई, ये आपको समझाने के लिए लिखवाई थी। अब जैसे मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, रेड क्रॉस सोसाइटी, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज होम, रोटरी क्लब, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स,
ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। अब जो पॉलिटिशियंस खोलते हैं अपनी आम आदमी पार्टी, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं, एक तरह से वो रजिस्टर्ड किसके अंदर होते हैं, एनपीओ में। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है फिर? इसका मतलब ये है, अगर मुझे एज अ दुकान खोलनी है, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको मैं बोलता हूँ शॉप, तो इसके थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मुझे वो फुलफिल करने पड़ते हैं, थोड़ी सी कंडीशन, और मैं दुकान खोल लेता हूँ। पार्टनरशिप फर्म है तो थोड़े से और ज़्यादा, मुझे पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, ऐसा कुछ सारे पार्टनर्स के एग्रीमेंट लेने पड़ते हैं। तो अगर मैंने वो एग्रीमेंट कंडीशंस पूरी कर ली तो मैं पार्टनरशिप फर्म के तौर पे अपनी दुकान खोल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको और बड़े लेवल पे जाना है, जिसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, फिर जाके गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप कंपनी खोल लो। लेकिन अगर आपको सोशल कामों में जाना है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ सोशल, लेकिन मेजरली 90% एनपीओज क्या होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ उसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ। कहीं आपको कल को पता लगे कि हाँ सर ने तो आधी चीज़ गलत बता दी, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि 90% मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सोशल सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर आपको कोई चीज़ खोलनी पड़ेगी, कोई भी बिजनेस फॉर्म, तो आपको एनपीओ खोलना पड़ेगा। तो एनपीओ के लिए अलग से ऊपर अप्रूव्ड अथॉरिटीज़ बैठी हैं कि आपको एनपीओ की रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करें कि ना करें। आपका सच में जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, स्पोर्ट्स, कल्चर, कॉमर्स, आर्ट्स, रिलीजन, क्या मतलब इसी को प्रमोट करने के लिए है, तो आपको हम एनपीओ खोलने की परमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं। एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया कि एनपीओ क्या होते हैं, एक अलग बिजनेस फॉर्म है जो आपको खोलनी पड़ती है। अब एनपीओ के भी अपने खर्चे, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स होती हैं, उनके भी लाइबिलिटीज होती हैं। एनपीओ भी तो बैंक लोन ले सकता है ना अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या जो भी आपने सोशल काम करना है उसके लिए पैसे तो चाहिए होते हैं। तो कहीं से पैसा आएगा, जिसको आप डोनेशन बोलते हो, सब्सक्रिप्शन बोलते हो, चंदा बोलते हो। तो एनपीओ के भी अपने पैसों का आना और पैसों का जाना होता है, तो इसके लिए भी आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। तो इसकी भी आपको साथ साथ क्या करनी पड़ेगी, एनपीओ की भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर एनपीओ की अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के लिए याद रखना रूल्स हमेशा वही होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स। एनपीओ की भी अकाउंटिंग होती है, उसके लिए भी 3 गोल्डन रूल्स। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यही रूल्स चलेंगे यहाँ पे भी। डन। अब एक बार के लिए बुक में से देखते हैं क्या स्टार्टिंग है, आपने जाना है क्या? मैंने सही किया, कौन आएगा? मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा मैं। नहीं, मेरे को लगा मैं तो देख लूँ। अब एक जो पॉइंट निकल के आता है स्टूडेंट्स का, कि अगर एनपीओ जो है, इसका जैसे मीनिंग है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन तो है, एक बिजनेस तो है, ठीक है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट कमाता नहीं। हमारी तो स्कूल्स की फीस इतनी बड़ी बड़ी है, कितना इनका प्रॉफिट होता होगा। कहने को क्या जाता है, अब हार्दिक भी तो बोल देता मैं छुट्टी नहीं मारूंगा, कहने को क्या जाता है ना? तो ऐसे ही स्कूल्स हैं, ऐसे ही एनपीयूज हैं, उनका मकसद जो है ना प्रॉफिट कमाने का नहीं है। स्कूल्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, सिर्फ क्योंकि आपकी ना माइंड मेंटेलिटी पता है क्या बैठ जाएगी, स्कूल तो इतना प्रॉफिट कमाता है। तो आपने स्कूल के तौर पे नहीं एनपीओ को सोचना, एनपीओ के तौर पे सोचना है। जैसे 8-9 तो देखो मैंने ही लिखवा दिए, मंदिर गुरुद्वारा ऐसे ही। तो जैसे रोटरी क्लब हो गया, तो वो पैसे लेता जरूर है मेंबर से, एंट्रेंस फीस भी लेता है, एडमिशन फीस भी लेता है, उनको हर साल सब्सक्रिप्शन भी मिलती है, कहीं से डोनेशन चंदा भी मिलता है, उनके खर्चे भी होते हैं। तो अगर मेरे पास इनकम हुई है, देखो मैं कहता हूँ मेरे को इनकम हुई है 100 रुपए की, मेरे एक्सपेंसेस हुए 70 रुपए के, तो बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट बच गया? प्रॉफिट मुझे बच गया 30 रुपीज का। लेकिन मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं एनपीओ खोला था, ठीक है, लेकिन मेरी इनकम ज्यादा हो गई है, डोनेशंस मुझे ज्यादा मिल गई, हो सकता है ना, खर्चे मेरे कम हुए, तो प्रॉफिट बच गया। तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट जरूर करना है, इसलिए इसका नाम पड़ा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कर रही है, अकाउंटिंग भी कर रही है, इनको प्रॉफिट हो भी सकता है। तो इसका नाम एनपीओ क्यों पड़ा? क्योंकि इनका मेन इंटेंट प्रॉफिट कमाने का नहीं था, इनका जो मेन इंटेंट था वो सोशल एक्टिविटीज करने के लिए था। देखते हैं क्या दिया हुआ है अब। फर्स्ट लाइन देखो, देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन which are formed not to earn profit but to render the services to its member। वो खोले क्यों जाते हैं? ताकि अपने मेंबर्स को सर्विस दे सकें, और किसको? पब्लिक को। जैसे कि मैंने रोटरी क्लब खोला, अब हमने क्या किया, हम 5 जनों ने ना मिलके ना एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल लिया,
रीजन क्या था उसका, कि हम अपने आसपास के एरिया में ना जितने बच्चे होंगे ना उनको ट्रेन किया करेंगे ताकि वो कल को जाके नेशनल टीम या स्टेट टीम में खेलें। तो हम पांच छो ने पैसा लगाया, 1-1 लाख रुपए, छोटा सा ग्राउंड सा बना लिया या ग्राउंड रेंट पे ले लिया, कुछ भी लगा लो। क्या के लिए? ताकि मेंबर को सर्विस दे सकें, एक दूसरे के हम खुद भी खेल सकते हैं और पब्लिक को भी हम इनवाइट करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करके, ये सब चीजें। सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, अब देखो इनमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं, क्लब्स जैसे कि रोटरी क्लब, हॉस्पिटल्स, योगेश जो आपने बोला, लाइब्रेरीज। ठीक है, चंडीगढ़ में ऐसे 6-7 लाइब्रेरीज हैं। अब मैं चंडीगढ़ की लाइब्रेरी में बैठ के ही सीए बनाऊं, रात को 4-4 5-5 बजे तक मैं वहीं पे बैठता था। तो फीस देनी होती थी उनको वन टाइम। ठीक है, 500-600 रुपये से एडमिशन करवा ली बस, और वहाँ पे हम आके पढ़ते थे। तो एक लाइब्रेरी में मतलब हज़ारों बच्चे होते थे, तो हर किसी ने एक बार एडमिशन करा ली, या फिर किसी किसी लाइब्रेरी में मंथली सिस्टम भी था। स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि अपने ये मंदिर गुरुद्वारे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, लिटर ये क्या है, लिटरेरी सोसाइटीज एटसेट्रा। सोसाइटीज अपनी वो गोकुल धाम सोसाइटी, लेकिन चलो वो प्राइवेट है। और भी कई सोसाइटीज आती हैं ऐसे, अगर हम बाहर वाले शहरों में जाएंगे ना। दीज नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज एग्जिस्ट विद अ प्राइमरी, इसको अंडरलाइन करना, एग्जिस्ट विद अ प्राइमरी मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इनका जो मेन मकसद है सर्विसेज प्रोवाइड करना था, पैसा कमाना नहीं। सच एज अ क्लब प्रोवाइड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। अगर हम क्लब में जाते हैं, ये टूर्नामेंट होते हैं ना अपने रोटरी क्लब में, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होते हैं। हॉस्पिटल रेंडर्स मेडिकल सर्विसेज। सोसाइटी प्रमोट्स आर्ट्स एंड कल्चर, एंड एसोसिएशन में ऑल्सो भी प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर। Though the main source of income of such organization is membership subscriptions, donations and grant। तो कह रहे हैं इनका मेन सब्सक्रिप्शन समझते हो आप क्या होती है? Amazon सब्सक्रिप्शन सोच लो यार, नेटफ्लिक्स, 1 साल या 1 महीने की, लाइक ऐसा ही कुछ होता है ना। मैंने तो खैर कभी नहीं कराई, लेकिन पता तो है ना कि मंथली या एनुअली आप करा लो। अगर आपने मंथली करवा ली, 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली खत्म। तो स्पोर्ट्स क्लब की भी ऐसे होती है, अगर आपने आना है यहाँ पे खेलना है, क्लब की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी, सब्सक्राइब। डोनेशन या ग्रांट्स, दे में ऑल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये समझ रहे हो, दे में ऑल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी टू और अर्न सम प्रॉफिट। वो एक्टिविटीज भी करते हैं। बट फिर अगर क्लब्स वगैरह नॉट फॉर प्रॉफिट है तो फिर वो ऐसे क्यों लेते हैं फीस वगैरह कि आओ फिर बाकी खेलो? खर्चा किससे करेंगे? अब खेलने वाला, अगर आप बैडमिंटन या क्रिकेट की बात करते हैं, बैट या बॉल्स थोड़ा सा खेल के डैमेज भी तो होते हैं ना। कंपटीशन भी तो होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट का सामान लगा लो, डैमेज भी तो होता है, तो फिर वो नया किससे आए? सामान तो अपना लेके जाते हैं बच्चे वहाँ। डिग्री बनाई अगर ना, वो तो देखो मर्जी है ना। अब आप बात, जेड़े बंदे हैं उन्होंने खोला तो इसलिए खोला कि ना हम सोशल वर्क करें, तो इसलिए खोला तो होगा। अपना खराब होएगी वो कौन सा करेगा? तो नहीं अपना नहीं, ये जो आप चीज बोल रहे हो ठीक है कि सब अपना लेके जाते हैं, लेकिन क्लब के पास भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। तो ये वो चीजें हैं। सच प्रॉफिट इज ऑल्सो यूज फॉर द फर्दरेंस ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपने वो प्रॉफिट कमा लिया बाई चांस, उसको उसी काम के लिए फिर आगे लगा दो। एज द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। कह रहे हैं मेन जो एम है ना, पहला प्राइमरी एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। अब आपकी अकाउंटिंग शुरू हो रही है, इसलिए वो उन्होंने बोला कि ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट नहीं बना रहे। क्योंकि ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट आपने +1 में सीखा था, क्यों बनाते हैं, ताकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल सके। बट स्टिल दे दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। दिस इज ऑल्सो ए लीगल रिक्वायरमेंट। पहली लाइन में मैंने आपको बोला था, अकाउंटिंग भी है एनपीओ का चैप्टर, लॉ भी है। लॉ यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। जब भी लॉ वर्ड आए यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, तो इन्होंने बोला वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट तो है। अब अगर मैंने स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स खोल लिया बहुत बड़ा, और मैं सभी से 1000-1000 रुपया फीस लेता हूँ, और मेरे पास कम से कम 5000 मेंबर हो गए, सोच के देखो, हर महीने मेरे पास तो 50-50 लाख रुपए आ रहा है। 2-4 साल में करूंगा, और भी मेंबर आएंगे, कंपटीशन होंगे, पैसा लेके भाग भी तो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। एंड दे वुड ऑल्सो लाइक टू नो whether their current income are sufficient to meet their current expenses for their prepare income and expenditure account। कह रहे हैं हम वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। एनपीओ जो है टीपीएल अकाउंट नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
जिसमें हम ये लिखेंगे कि कितनी इनकम्स आ रही हैं, कितने एक्सपेंडिचर। रूल कौन सा लगने वाला है? वही नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, रूल्स वही लगने वाले हैं। विच इज सिमिलर टू पी एंड एल अकाउंट, कह रहे हैं बनेगा सेम। पी एंड एल अकाउंट कैसे बनता था? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, डेबिट साइड एक्सपेंस ही तो आते थे, क्रेडिट साइड इनकम्स आती थी, सेम यही, नेम चेंज हो गया बस। A balance sheet is also prepared in order to show the financial position of the organization on the last day of accounting year। कह रहे हैं ये बैलेंस शीट्स भी बनाते हैं। अब हमारी बात आती है कि अगर ये इतना कुछ ही था तो जो +1 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर था उसी में ही खत्म कर लेते। वो दुकान का भी बन रहा था, पार्टनरशिप फर्म का भी बन रहा था, ठीक है, तो उसी में ही खत्म कर देते। अब यहाँ पे बात क्या आ गई है, वो टीपीएल नहीं बना सकते एनपीओ वाले, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास +1 वाले चैप्टर में फॉल नहीं हो सकते थे, अलग चैप्टर में ही आना था। इनको क्या बनाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, साथ साथ बैलेंस शीट भी। अब सबसे बड़ी बात सुनो, जो +1 की 2 बेसिस होते थे, अगर आपको कभी याद हो, एक्रूवल बेसिस होता था, एक वर्ड सुना हुआ है कभी आपने? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक दूसरी होती थी कैश बेसिस। किसने ये वर्ड सुने हुए हैं, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस? +2 जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी ना, तो 2 कस्में खिलाई थी, उसमें से एक कसम एक्रूवल बेसिस ही थी, याद है? सर 2020 की बात हो गई, अब तो 2021 चल रहा है, कहाँ याद होएगा। खाना खा रहा था। एक्रूवल बेसिस का मतलब ये होता है, आपको याद आ जाएगा जिसने शायद +1 में सुन रखा हो, क्योंकि इसके बिना आपका अकाउंट जो आप कर रहे हो ना, सच बात बताऊं, वो तो याद कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, अगर आपको ये एक्रूवल बेसिस नहीं पता या नहीं याद आएगा। 2 कस्में होती हैं अकाउंट्स में। पहली कसम होती है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहा जाता है कि बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, बिजनेस के जो ओनर या इन्वेस्टर है वो सेपरेट पर्सन है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ करना होता है। ये होता है अकाउंट्स की पहली कसम। दूसरी कसम होती है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस कहता है कोई ट्रांजैक्शन जब हो जाए उसको तभी रिकॉर्ड कर लो, चाहे कैश मिला है चाहे नहीं मिला, यानी कि आप ट्रांजैक्शन की अक्रिंग के साथ साथ उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, ये नहीं देखते कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश, ठीक है। तो एक्रूवल बेसिस इंडिया में फॉलो किया जाता है हमेशा, लेकिन ऑलवेज फॉलो दिस एक्रूवल बेसिस। लेकिन एनपीओ को अलाउ किया गया कैश बेसिस भी कभी कभार, कि अगर आपको जो कैश मिल रहा है या कैश आप दे रहे हो, जिसको आप +1 की क्लास में बोलते थे कैश बुक का चैप्टर, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, तो उसके डेबिट साइड पे आप लिखते थे पैसा आ रहा है कैश में या बैंक में, क्रेडिट साइड पे लिखते थे जो पैसा जा रहा है कैश या बैंक में। उस चैप्टर में ना आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते थे, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे। जबकि पूरे अकाउंट्स में ना आपको एक्रूवल बेसिस फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप गुड्स सेल कर देते हो क्रेडिट पे, मुझे बताओ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की जर्नल एंट्री क्या होती है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की, क्रेडिटर टू गुड्स टू परचेजेस। रहने दो आप, पानी पड़ा है, एक घुट पियो फिर आंसर Purchases to निकलेगा। creditors। हार्दिक, उम्मीद रखूंगा आपसे। तो गुड्स सोल सेल सेल बोला था ना मैंने, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान बेचा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सेल थोड़ा सा गलत है। या सेल टू क्रेडिटर। थोड़ा सा था सेल की जगह कुछ आएगा। आप लोग किया +1? क्रेडिटर टू हर 2 दिन के बाद मेरे को क्रेडिटर टू परचेजेस। रहन दो यार, गुड्स एंट्री सेल की हो रही है परचेज की, या पानी पियो पहले। नो क्रेडिटर टू सेल्स। गलत। वैभव +1 में जनरल है, कैश थोड़ी जा रहा है, गुड्स सेल हो रही है तो कैश तो आ रहा होगा। हार्दिक आखिरी उम्मीद। क्रेडिटर का नेम तो क्रेडिटर वेबसाइट पे जाएगा, क्रेडिटर टू गुड। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ ऐसे ऐसे करके। मैं देख रहा हूँ आपको एक आध बादाम खिलाता हूँ, आज सुबह वाली ट्यूशन में भी खिलाए थे। रोस्टेड तो नहीं है, आपको तो अभी सूखे ही चलेंगे।
ये लो बादाम खिलाओ इनको, एक एक सबको दो। एक एक साल ले लो। जरूरत तो वैसे 5-5 की थी उससे, पर मैं बेड डेड सो जाता। मैं तो बादाम टेक की दीपक भी छोटा को दे देना, छठ के। उनको भी दे दे। उनके हाथ से नहीं खाना। तो उनको दिए तो थे, सारे बांट दिए। मेरा देख के दिमाग यही सही सोशल हो वर्क गया। करते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एक मिनट इसकी ऐसा जर्नल करो। एंट्री। वही तो है जो बेटा। थोड़ा सा आसान कर दूं। गुड्स सोल्ड टू राम, राम से हार्दिक की आखिरी उम्मीद है बस, जब कुछ बच जाए ना। हाँ, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। तो जो आप क्रेडिटर बोल रहे हो ना बेटा, क्रेडिटर होता है हमारे सप्लायर जिनसे सामान खरीदते हैं, जिनको सामान बेचते हैं उनको पता है क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। डेटर टू से आएगा। हाँ, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स कैश। क्या है इसने बोला? फिर बैंक तो बैंक मैं तो बोलेगी +1 लग नहीं रहा मेरे को वैसे। अभी तो डेटर शब्द कितनी बार आ गया, कितनी बार पार्टनरशिप के चैप्टर में। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? इस चैप्टर में वापस आ जाओ। गुड्स सोल्ड टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, ये जर्नल एंट्री होती है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आप ना क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहे हो। पैसा नहीं मिला यहाँ से आपको, फिर भी आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ली। ऐसा क्यों किया था? एक्रूवल बेसिस, ये जो है ना, उसको बुलाना, बुला दे। जो ये एक्रूवल बेसिस है ना, एक्रूवल बेसिस आपको कहता था कि आपको ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। जब भी ट्रांजैक्शन हो जाए, चाहे कैश मिला चाहे नहीं मिला, तो उसको बोलते थे एक्रूवल बेसिस। आप +1 से लेके अभी तक सारा कुछ एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे थे। हर ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया है। डेप्रिसिएशन की एंट्री बता सकते हो कि पूछना बंद कर दूं? लेवल के हिसाब से है, अगर कहोगे तो उम्मीदें छोड़ दूंगा मैं। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, क्या एंट्री बनती है इसकी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। इसमें भी आपका कैश आया है ना कैश गया है, सिर्फ कोई आपकी एक मशीन की वैल्यू रिड्यूस हुई है और आपने जर्नल एंट्री कर दी। किसने बोला ये ट्रांजैक्शन करने के लिए? ये ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला आपको एक्रूवल बेसिस ने, कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, चाहे कैश मिल रहा है, चाहे दे रहे हैं, चाहे नहीं मिल रहा, चाहे नहीं दे रहे। तो आप +1 से लेके अभी तक एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे थे, चाहे पार्टनरशिप फर्म वाले कर रहे थे, चाहे सोल प्रोप्राइटर, चाहे कंपनी की। लेकिन आपको जो कैश बेसिस पे ना अलाउ नहीं किया जाता, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, अब जैसे आपने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, 100 रुपए की आपने गुड्स बेची, 80 रुपए की आपको गुड्स परचेज हुई थी, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। 80 वाला सामान अगर मैंने 20 में बेचा, तो 80 वाला सामान मैंने 100 में बेचा, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उस 20 रुपए का प्रॉफिट यानी 20 रुपए की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। जितनी इनकम उतना इनकम टैक्स। यही एक इकलौता क्या है, मेजर रीजन है कि आपको ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाली भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, चाहे आपको कैश मिला है कि नहीं मिला। मैंने योगेश को ना सामान बेचा 80 रुपए वाला 100 रुपए में, तो मेरे को ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर ली, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना लिया, 20 रुपए प्रॉफिट आ गया। गवर्नमेंट कह रही है 20 रुपए प्रॉफिट है ना, इसका 50% हमें टैक्स भरो, यानी कि 10 रुपए। मैंने कहा अभी तक योगेश ने मुझे पैसे ही नहीं दिए, वो तो मुझे कह रहा है पैसे मैं 6 महीने के बाद दूंगा। तो मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि मैं इनकम टैक्स भी, जो मैंने 20 रुपए की कमाई करी ना, 80 वाली चीज मैंने 100 में बेची है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपए का। टैक्स रेट लगता है 50%, जितना भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसका 50% टैक्स है। तो टैक्स कितना आया? 10 रुपए। 20 का 50% 10 रुपए ना। तो मैंने सेल उसको कब करी है? 1 जैन को। गवर्नमेंट मेरे पास पैसे लेने आ गई, फॉर एग्जाम्पल, भाई 10 रुपए का टैक्स भरो, जबकि योगेश मुझे कह रहा है मैं 1 जुलाई को पैसे दूंगा। तो मैंने गवर्नमेंट को यही बोला, गवर्नमेंट मेरी जेब में से पैसे लेके चली गई। कहते कैश की रिकवरी आप अपने डेटर से या अपने कस्टमर से जैसे मर्जी करो, हमें हमारे पैसे आपने एक्रूवल बेसिस के हिसाब से देने हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपने हमें जो पैसे देने हैं ना, एक्रूवल बेसिस के हिसाब से देने हैं। जैसे ही आपने अपनी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, हम मानेंगे आपकी ट्रांजैक्शन एक्रू हो चुकी है और पैसे लो।
गवर्नमेंट पहले ना मान जाती थी कि 1 जुलाई को मैं टैक्स ले लूंगी। अब मैं क्या करता था, योगेश से पैसे तो ले लेता, 100 रुपये रिकवरी कर लेता था, गवर्नमेंट को मैं बताता ही नहीं था, तो गवर्नमेंट का टैक्स डूब जाता था। गवर्नमेंट को समझ में आ गई कि ये वाली प्रैक्टिसेस इंडिया में चल रही हैं, करोड़ों का टैक्स गवर्नमेंट का वेस्ट हो रहा था। पैसे तो ले लेते थे हम अपने कस्टमर से, अगले दिन ही ले लेते थे, लेकिन गवर्नमेंट को कहते थे कि ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है, और बाद में ना हमारी पार्टी मुकर गई 1 साल के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बना दिया, गवर्नमेंट ने ना एक्रूवल बेसिस लेके आ गई मार्केट में, अकाउंट्स में। क्या कि ट्रांजैक्शन जब भी हुई है ना, उसको तभी रिकॉर्ड कर लेना है, और उसी के बेसिस पे आपको टैक्स भरना है, उसी के बेसिस पे आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, चाहे आपको कैश मिला है चाहे नहीं मिला। यानी कि अब चाहे मेरी 100 करोड़ की भी सेल हो जाए ना, और सच में क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है, मुझे पैसे 1 साल के बाद मिलने हैं, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स साथ के साथ भरना पड़ेगा। तो ये एक्रूवल बेसिस किसके लिए मतलब बेनिफिशियल है और किसके लिए नुकसानदायक है? गवर्नमेंट के बेनिफिशियल है। और हमारे बिजनेस के लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्रूवल बेसिस के हिसाब से चलना पड़ रहा है। फिर आप भी तो घपले कर सकते हैं, रिकॉर्ड ही ना करें अगर हम। हाँ, तो चल सकते हैं। अभी तो आप वही बात कर रहे हैं जो आप रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी भी 100 रुपए वाली मतलब अगर अभी भी 10 ट्रांजैक्शन हो रही है ना, तो बिजनेसमैन सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। असली में तो चल रहे हैं, तो आप उन 3 की बात कर रहे हैं सिर्फ, जो ऑन पेपर जो 1 नंबर में हो रही है। तो जिस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करते उसको बोलते हैं 2 नंबर की ट्रांजैक्शन। मार्केट में किसको बोलते हैं? 2 नंबर की ट्रांजैक्शन। और हमारा फर्ज होता है क्लाइंट को बताना कि भाई 2 नंबर की ट्रांजैक्शन ज्यादा करो, तभी तो सीए की डिमांड उठती है, तभी तो हमें फीस मिलती है। तो हम जितना टैक्स बचा के देते हैं उतने में पैसे मिलते हैं। तो इकोनॉमी को महान बनाने में हम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद दूसरा बेसिस कौन सा बनता है? कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है जब कैश मिलेगा तभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, उसी के हिसाब से टैक्स भरो, उसी के हिसाब से अकाउंटिंग करो। तो गवर्नमेंट के लिए फायदेदायक बात ही नहीं है। लेकिन सिर्फ एनपीओ को कभी कभार अलाउ कर दिया गया कि आप कैश बेसिस भी फॉलो कर सकते हो। और कैश बेसिस के हिसाब से आपको क्या बनाना पड़ेगा फिर? कैश बुक, यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट। ये बनाओ, एक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस। ज्यादा ना करवाना, ट्यूशन आप 5 बजे। ओके, जनरली एक्रूवल बेसिस इज फॉलोड। इसमें आपको बनता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। और कैश बेसिस में अलाउड टू एनपीओ। एनपीओ को कभी कभार अलाउ कर दिया गया कि आप कैश बेसिस फॉलो कर दो, और कैश बेसिस के हिसाब से फिर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये क्या है? सेम कैश बुक चैप्टर ऑफ +1 क्लास। सेम कैश बुक चैप्टर ऑफ +1 क्लास। कल भी इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यही वाले जो आपने अभी डिफरेंस लिख रहे हो ना, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस का।